नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कई सालों से अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत, ट्रस्टी साई सवेली फाउंडेशन, प्रोजेक्ट कॉल नानी का घर, नाम है नानी का घर, जहां पे वो ख्याल रखते हैं जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चों का और एल्डरली पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर्स। थैंक यू गौरी जी, आप आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। वर्ल्ड एड्स डे है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जहां हम यूनाइट हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में एचआईवी की इस लड़ाई के खिलाफ। आप कई सालों से कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमें बताइए कि जो आप आसपास की जो विसिनिटी में ट्रांसजेंडर्स के लिए, खासकर जो एचआईवी और एड्स से इन्फेक्टेड हैं, आप उनके लिए उनके एक न्यूट्रिशियस मील के लिए भी काम कर रहे हैं काफी सालों से। इसके पीछे क्या थॉट था? नमस्कार। हाँ, आज वर्ल्ड एड्स डे है, पर ये खुशी का दिन नहीं है। मेरे लिए ये दिन का महत्व ये है कि जो मेरी सहेलियां गुजर चुकी है, जिनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए, उनको याद करने का दिन है। अब मैं चाहूंगी कि ज्यादा दिन ये वर्ल्ड एड्स डे ना रहे, वेरी फ्रैंकली। इसके ऊपर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन आ जाए, एचआईवी एड्स के ऊपर दवा निकले, मतलब एआरटी सेंटर्स जो है, पर ये एचआईवी का दिन ना हो। जैसे आपने कहा कि मिड डे मील, जी हाँ, हम लोग एचआईवी एड्स ऐसे नहीं, सिर्फ हमारे सब कम्युनिटी के लिए अन्नपूर्णा करके किचन चलाते हैं, जो हमारी संस्था है सखी चार चौकी ट्रस्ट, उसके तहत। क्योंकि अगर आप देखोगे कि बंबई में ज्यादातर लोग, मतलब जो मेरे कम्युनिटी के लोग, ज्यादा कोई होटल्स में जाते नहीं, लोग उनको लेते नहीं। अगर आप किसी को पूछो खाना खाया, तो वो बोलते हाँ, 2 वड़ा पाव खा लिया। एवरीडे वड़ा पाव इज नॉट न्यूट्रिशन फूड। और वो जब हमें पता चला तो हमें लगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो पेट के लिए कर रहे हैं, और वो पापी पेट है। सो देन वी से कि ओके, देन वी हैव टू टेक ए इनिशियल। अगर किसी के साथ हमको काम करना है तो उनके फूड के साथ जुड़ जाओ। माय गुरु इज तमिलियन, मेरी गुरु जो है वो तमिलियन। वो हमेशा कहती है कि सापड़ सापड़िंगला, इतने में वो प्यार आ जाता है, ये पूरा अपने इसमें चला जाता है, अंदर जाता है जी। और उस तरीके से हम लोग ही हमारा मिड डे मील का जो करते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो है उनके लिए खाना होते हैं, ये वेज खाना होता है, जिसमें इसके तहत उनको गोली खा के वो आराम से रह सकते हैं। जी, ये अगर खाने की बात हो, लेकिन अगर हम काम की बात करें, महाराष्ट्र में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट इंस्टेंस है एचआईवी इन्फेक्शंस का हमारे देश में। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस क्या हो सकती हैं कि इस स्टेट में इतने सारे क्यों हैं, अगर मैं कहूँ इन्फेक्शंस, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे काफी समय से काम कर रहे हैं। काफी समय से कर रही हूँ, इसके लिए ज्यादा दर्द होता है कि जब अगर प्रेविलेंस पहले, अगर जब मैंने काम करना शुरू किया तो 7% था, 6% था, आज 8.5 है या 9% है। ये काफी शोकांतिक का है। इतने साल काम करने के बाद भी अगर एचआईवी एड्स का नंबर कम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या काम करूं? ये सवाल मैं खुद को भी पूछती हूँ। सिर्फ किसी को कॉन्डम देना एचआईवी का ये नहीं है, उसको आपको ये समझना भी पड़ेगा कि सेक्स वर्कर की जरूरतें क्या है। अगर आप देखेंगे कि हमें पोषण आहार चाहिए, एक अच्छा हेल्दी रहने के लिए घर चाहिए, खुद के एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो इसकी कमी के वजह से अगर आप देखोगे ये प्रिविलेंस हाई है। तो इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो हमारी संस्था है वो उसी के ऊपर काम करती है। जैसे आपने कहा कि नीड समझने की जरूरत है, सिर्फ एक चीज देने से नहीं होगा। और आप काफी समय से, जैसे आपने कहा, जो आप कमातीपुरा में काम कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स के साथ, तो ये कम्युनिटी काफी वल्नरेबल रहती है। अगर हम एड्स एपिडेमिक की बात करें, जाहिर है कि टारगेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि इस स्प्रेड को हम कहीं ना कहीं इस सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रोका जा सके? बाप रे, रोका जा सके मतलब वो सूरज को जुगनू आईना दिखाने जैसा होगा। तो मैं कहूंगी पहले हमको जरूरत पर, मतलब कॉन्डम की अगर बात की जाए, अगर आपको ये पता चले जाए कि हम लोग जो समलैंगिक पुरुष है, जिनको मैन हु हैव सेक्स विद मैन हम कहते हैं, उस कैटेगरीज में ना जाए, हम उसको समलैंगिक कहेंगे या तृतीय पंथी, वो एनल सेक्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा थिक कॉन्डम होना जरूरी है, जेली देना जरूरी है, वो बजट में प्रिविलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, उसका अभाव हमारे पास है। सोशल इकोनॉमिकल जो हम लोग बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति अगर किसी की सक्षमीकरण की जाए तो उसका लाइफस्टाइल बेटर होगा। कम पैसों के लिए कोई सेक्स वर्कर चली जाती क्योंकि उसको खाने कोई पैसा नहीं है, तो कोई अगर कस्टमर उसे कहता है कि मैं 100 रुपया ज्यादा दूंगा, आप कॉन्डम नहीं इस्तेमाल करोगी, वो बोलती ठीक है, कल मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं कर लूंगी। अगर उसको अच्छी तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बदला होगा। और ये ग्राउंड रियलिटी है कि सिर्फ कॉन्डम देने से नहीं,
उनको हमें समझना भी उतना ही जरूरी होगा। जैसे आपने बताया, अगर मैं आपसे सिंपल में पूछूं कि कितना बड़ा थ्रेट है एचआईवी और एड्स का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, और क्या स्पेसिफिक पॉलिसी और हेल्थ इंटरवेंशंस हमें लेने चाहिए, या व्हाट आर दे नीडेड टू एड्रेस द थ्रेट इस कम्युनिटी में? थ्रेट के बारे में पहले मैं बात करती हूँ, क्या हो रहा है वो बताती हूँ। नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन जो नैको है, उन्होंने 96 से अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है, जबकि हालांकि सेक्शन 377 एक अलग कहता है कि एनल सेक्स को हम लोग बैन करते हैं। फिर भी ये हाई रिस्क बिहेवियर होने के बावजूद भी भारत सरकार का जो प्रोग्राम है, केंद्र सरकार का आरोग्य के ऊपर, नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें कॉन्डम दे रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश करो ये कितना भयानक रूप है इसका। तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जैसे छोटे छोटे संगठन है, जो सीबीओज है, जिनके पास ये छोटे छोटे गुटों में काम करते हैं। हमारे पास रिस्क में फैक्टर में कौन है, हाई रिस्क बिहेवियर में कौन है, तो फीमेल सेक्स वर्कर्स है, ट्रकर्स है, माइग्रेंट्स है, और ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअल। ये 5 कैटेगरीज। आईडी यूजर पहले थे, पर अभी उनका नंबर थोड़ा कम हो गया। हाई रिस्क बिहेवियर में 5 गुट होते हैं। तो इनकी छोटी छोटी संस्था उनके साथ काम करती है। तो ये संस्था क्या काम करती है, तो इनको निरोध का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा ये चीजें होना जरूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है, उनका आर्थिक सक्षमीकरण होना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी देखो ये पेंडेमिक में, जहाँ पे इंसान इंसान से बात नहीं कर सकता, मुंह पे कपड़ा लगा के, हमारे सेक्स वर्कर्स के धंधे सब बंद हुए हैं। बेसिक्स में बहुत मुश्किल है। तो कैसे सवाल, उनके पास कोई ध्यान ही नहीं देगा। अगर केंद्र सरकार ने अगर कुछ 1500 रुपए बोला है, वो भी अगर हम तो ये मीडिएटर लोग नहीं देंगे तो कैसे होगा। ट्रांसजेंडर्स को बहुत कम पैमाने पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जैसे वेलफेयर बोर्ड की मैं एक सदस्य हूं, हम लोगों ने डिक्लेयर किया, पर अभी तक अगर आप देखोगे केंद्र सरकार ने देने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। अगर ये पैसा अगर हमको मिलता या राशन मिलता तो एक बेटर लाइफ होता था पैंडेमिक में। तो सिर्फ एक सेक्स वर्कर्स को सिर्फ एक निरोध देने से उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कि हमको बाकी के लोगों के लिए, और ये कमिटियों पे हमारे लोग होना बहुत जरूरी है। दोज हु आर नीडी, आस्क देम व्हाट एक्चुअली दे वांट। व्हेन यू आर मेकिंग एनी पॉलिसी, जब आप कोई धोरण या कोई पॉलिसी बना रहे, तो हमारा इंक्लूजन उसमें होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से बता सकते हैं हमें क्या हमारी जरूरतें हैं, और जो हमें मदद कर सकता है कि एचआईवी का प्रिवेलेंस कम ना होने के लिए। जी गौरी जी, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स के लिए काफी सालों से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ कि रिकॉग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो उनकी आइडेंटिटी का, पर और भी चीजें जैसे अडॉप्शन, लाइवलीहुड, और अब आप काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि वोटिंग राइट्स के लिए एक्सरसाइज किया जा सकते। कितना मुश्किल रहा है ये सफर आपके लिए, और क्या लेजिस्लेशन, अगर हम बात करें, क्या रोल वो प्ले कर सकती है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए? क्योंकि ये बिल 2018 में जब आया था प्ले में, इसके खिलाफ भी बहुत ऑपोजिशन थी। बिल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, पर 2014 में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, आई वॉज द पर्सन हु फाइल्ड द पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, मैं उसकी याचिका करता हूँ, तो मुझे बड़ा खेद होता है कि भारत का संविधान ने कहा आई द इंडियन सिटीजन, वहां पे कहीं स्त्री और पुरुष नहीं कहा है। फिर भी मुझे न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ी, और आज 7 साल हो गए, आज कहीं जाके हमें इंक्लूजन में हमें लिया जा रहा है। और जब मैं भारत की नागरिक हूं, तो मेरा ये फंडामेंटल राइट है वोटिंग का, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ हमें कैटेगरी चाहिए थी एज अ थर्ड जेंडर करके। तो महाराष्ट्र की मैं इलेक्शन ड्यूटी एम्बेसडर हूँ, ये मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे लीगल प्रूफ नहीं थे, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एज अ मेल, मैं लड़का के रूप में पैदा हुई थी, मैं कोई तृतीय पंथी करके पैदा नहीं। तो ये सारे चीजों के ऊपर अभी हम लोगों ने करके, अभी महाराष्ट्र में जैसे हमें कहा गया, महाराष्ट्र इलेक्शन आयोग ने भी हमारे लिए थोड़े नियम शिथिल कर दिए कि गुरु का कार्ड दे दो या कोई एनजीओ रेफर करेगी, हमें वोटिंग के कार्ड्स मिल रहे हैं। तो इस बार ज्यादा प्रमाण पे हम वोटिंग करेंगे एज ए तृतीय पंथी करके, क्योंकि भारत का कानून हमें कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, अब मुझे मेरा मतदान के अधिकार से कोई नहीं रोक सकता। सो ये अच्छी पहल है। और जैसे आपने कहा कि कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और आप काम भी इतना, आपको ऑब्वियसली जब जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें, जैसे आप खुद कह रहे थे कि 2014 में ये हुआ था, और भारत में हमारे 2 मिलियन ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, और थर्ड जेंडर के तौर पर उन्हें 2014 में इक्वल राइट्स के तौर पर दे बीन ऑब्वियसली एक्सेप्टेड। पर लेकिन अभी भी अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डबल डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं आपसे कहूँ, ये भी बहुत है। एक तो है कि उन्हें कई बार रिस्क होता है कि उन्हें
शन किया जाता है, उनसे बात नहीं की जाती। लेकिन साथ-साथ क्योंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है, एक एचआईवी स्टेटस की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो क्या चैलेंजेस हैं? स्टिग्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी जो अगर हम कहेंगे व्हाट इज ए मीनिंग, हमको ये समझना पड़ेगा समाज का मतलब क्या है। माँ बाप, बहन भाई, और जो हम आप बात करें वो समाज। हमारे तृतीय पंथी समाज में कोई एचआईवी होने की वजह से हम किसी से दूरी नहीं बनाते, क्योंकि हमें सबको पता है कोयले के खान में काम करते तो कालक कभी ना कभी लगेगी। जी। हमें दूर करते। अभी 4 महीने पहले मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे घर वालों ने मुझे बताना उचित भी नहीं समझा था कि मैं उनके फ्यूनरल में आ सकूं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मुझे मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उसके लिए मैंने फाइट करके रत्नागिरी में मैंने कलेक्टर से फाइट करके अभी मेरा जस्टिस मिला है। मतलब परिवार ही हमें विरोध करता है, ये समझने की कोशिश करो। तो लड़ाई अगर घर से है, अगर घर वाले ही हमें स्वीकारेंगे तो समाज को कितना टाइम लगेगा। एचआईवी एड्स का खतरा हाँ भारतवर्ष में ज्यादा है, पर मैं कहती हूँ कि अगर उसके ऊपर भी अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ये प्रमाण कम होने के लिए बहुत आसान होगा। तो कहीं न कहीं जैसे आपने बताया काम भी कुछ ऐसा है एंड सब एटलीस्ट इन द कम्युनिटी एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें लीविंग नो वन बिहाइंड, एक ये एड्स रिस्पॉन्स का भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ये कोर प्रिंसिपल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशंस ज़्यादा वल्नरेबल हैं एचआईवी को एक्सेस नहीं मिलता उनको जो सर्विसेज़ के लिए, और जो हाल ही में जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है इनफैक्ट, इसने कहीं न कहीं और भी मुश्किल कर दिया है कम्युनिटी के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा कि देखो भारत सरकार हमें निरोध दे रहा है जो एचआईवी के ट्रांसमिशन के मोड है जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, तो सरकार हमें निरोध दे रहा है, नो डाउट। पर सिर्फ निरोध ही देने से तो होगा क्या? मेरा बेटर लाइफ भी होना बहुत जरूरी है। सेक्स वर्कर, या तो आप सेक्स वर्कर को लीगलाइज कर दो, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट फीमेल सेक्स वर्कर्स को लीगल करे, ट्रांसजेंडर्स को लीगल कर दे, आप सेक्स वर्कर्स को लीगल कर दो। जब एक बंदा लीगल हो जाएगा, जैसे मैं आज लीगल हो गई, मेरी आइडेंटिटी, मुझे मेरे अधिकार मिल गए। जब आप सेक्स वर्कर्स को लीगल कर दोगे उनके उनके अधिकार मिल जाएंगे। जी। और ये पैंडेमिक में अगर आप देखो, सेक्स वर्क तो दूर है, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ इस वक्त। अगर मुझे खाने को ही नहीं होगा, अगर सरकार हमें थोड़ा पैसा दे या थोड़ा राशन पानी दे तो मेरा सर्वाइवर ऑफ लाइफ होगा क्या नहीं होगा, आप बताइए। पैंडेमिक में आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, सेक्स वर्कर कहां से वर्क फ्रॉम होम करेंगे? जो ट्रेन और सब बधाई बंद है तो मेरे हिजड़े कहां जाके भीख मांगेंगे? तो इसमें बेसिक सरकार को नीड्स देख, ये नीड है कि खाली पेट में ज्ञान देना बहुत आसान है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एम्प्टी स्टमक मेक मोर नॉइज। अगर मेरे पास खाना हो, मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ये पेंडेमिक में अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगा। कल मैं न्यूज पढ़ रही थी, उसने कहा कि एचआईवी एड्स वाले लोगों को ज्यादा हाई रिस्क बिहेवियर में आते ये इसमें। अब तो और मुझे डर लगने लग गया, कल को हमारे सेक्स वर्कर्स अभी बंद हो जाएंगे, हम खाएंगे क्या? ये जिम्मेदारी सरकार ने लेना बहुत जरूरी है। जी, बस एक आखिरी सवाल, जैसे आपने शुरू में कहा था कि एड्स डे हम एज सेलिब्रेशन जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस कर सकते हैं, किसी को याद करने के लिए, यूनिटी के लिए, लेकिन सेलिब्रेशन के तौर पे नहीं। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, व्यूअर्स को मैं क्या मैसेज दूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, छूने से एचआईवी नहीं होता है ना। एचआईवी को समझे, जाने, एचआईवी के कॉज को समझे, एचआईवी से नफरत करे, किसी बंदे से ना करे। सिर्फ प्यार के भूखे होते लोग। जब हम एचआईवी के मिथ्स को समझेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत आसान होगा लोगों के साथ कम्युनिकेशन और डायलॉग। सो जाते जाते मैं इतना ही कहूंगी, एचआईवी एड्स से घृणा करिए, एचआईवी पॉजिटिव लोगों से नहीं। एंड लर्न एंड वो समझिए कि एचआईवी का मतलब क्या है, मिथ्स के ऊपर ध्यान ना दें। आई थिंक वही मिथ मिस इन्फॉर्मेशन ही जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। जी, थैंक यू सो मच, आप आज आए, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।